हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी देख रहे हैं कि डेली हमारी एकदम दमदार क्लास चल रही है, जिसमें हम एक टॉपिक और साथ में प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीटली करवा रहे हैं। जिसने पिछली क्लासेस ना देखी हो, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक शेयर कर दी है। आप वहां से जाकर सब कुछ कंप्लीटली देख लीजिएगा। थ्योरी भी है और साथ में प्रैक्टिस सेट की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहां से जाकर कंप्लीटली देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक ना किया हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाक से कर लीजिए। फिर अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुनरुत्थानकालीन कला। ठीक है, क्या है? पुनरुत्थानकालीन कला है, जिसमें हाँ, सभी को जोड़ लीजिए फटाक से, जल्दी से सभी को जोड़ लीजिए। साथ में थ्योरी होगी और साथ में ही प्रैक्टिस सेट। लेकिन जैसा हमने आपको कल बताया था कि ये चैप्टर जो है थोड़ा सा लेंदी है, इस वजह से मैं आज केवल थ्योरी पढ़ाऊंगी इसकी, कल मैं प्रैक्टिस सेट करवा दूंगी इसका। ठीक है, तो जल्दी से सभी को जोड़ लीजिए, जल्दी से फटाक से। और सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे लाल, मेरे हीरा मोती, सब कुछ। हाँ चलिए, तो सभी लोग रेडी हैं? स्टार्ट करें क्लास। चलिए, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुनरुत्थानकालीन कला पढ़नी है हमको। ठीक है, चलिए। सबसे पहले आ जाता है ये चित्र। इस चित्र को देख लीजिए। इस चित्र में क्या दिखाया गया है, देखते हैं नीचे। इससे ज्यादा छोटा नहीं होगा, आगे। इस चित्र को बनाया है लियोनार्डो दा विंची ने। और क्या है इसमें दिखाया गया है? शैल खंडों की कुमारी दिखाया गया है, वर्जिन ऑफ द रॉक्स। ठीक है, और इसको बनाया कब था? 1483 से 86 ईस्वी के मध्य में। और किससे बनी है ये? तेल से बनी है। संग्रह कहाँ है? लूव्र म्यूजियम, पेरिस में। कहाँ पर रखा गया है इसको? पेरिस में रखा गया है। ठीक है, आवाज आ रही है बराबर? नहीं आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट आता है आपकी स्क्रीन पर। पॉइंट आता है पहला, प्राचीन शास्त्रीय कला के प्रति पुनरुत्थान के कलाकारों की क्या भावना थी? भावना पूछी गई है, तो कैसी थी ये? नवीन व्याख्यात्मक। ठीक है, आगे चलते हैं। पुनरुत्थान किसे कहते हैं? तो 14वीं से 16वीं सदी के मध्य इटली और अन्य देशों की कला में जो नवजागरण काल हुआ था, उसे क्या कहते हैं? उसे हम पुनरुत्थान कहते हैं। कौन सी सदी? 14वीं से 16वीं सदी के मध्य। कहाँ पर? इटली और अन्य देशों की कला में जो परिवर्तन हुआ था, जिसमें नव जागरण हुआ था, उसको क्या कहते हैं? पुनरुत्थान कहते हैं। समझ रहिएगा। पुनरुत्थान कला का केंद्र बिंदु कौन था? तो ये था इटली। ठीक है, तो प्राचीन शास्त्रीय कला के प्रति पुनरुत्थान के कलाकारों की भावना कौन सी थी? नवीन व्याख्यात्मक थी। और 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य के काल को ही हम पुनरुत्थान कहते हैं। ठीक है, जो परिवर्तन हुए थे। और इसका केंद्र कहाँ पर है? ये इटली में है। ठीक है, आगे चलते हैं। पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्रों में फली फूली थी? तो ये इटली में फली फूली थी, ऊपर देख चुके हैं। मानवतावाद किसकी कुंजी है? तो ये है पुनरुत्थानवाद की। ठीक है, आगे। पुनरुत्थान कला शैली पर ये किस पर आधारित है? तो ये है मानवीयता पर आधारित है। ठीक है, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं। आता है पुनर्जागरण कालीन चित्रकला किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये रेखीय परिप्रेक्ष्य, स्वाभाविक आकार और छाया प्रकाश योजना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पुनर्जागरण काल की चित्रकला को किसने जन्म दिया था? तो ये थे ज्योति। किसने? ज्योतो ने दिया था। आगे। आद्य पुनर्जागरण का महान चित्रकार कौन है? ये है ज्योतो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूरोप की प्रारंभिक पुनर्जागरण युग की कला का समय क्या है? टाइम पीरियड पूछा है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये है 1350 से लेकर 1500 ईस्वी तक है। ठीक है, आगे।
पुनर्जागरण कला का शिखर काल पूछा है, तो इसका टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 1527 ईस्वी। ठीक है, आगे चलते हैं। जॉर्जियो वसारी कौन था, पूछ रहा है जॉर्जियो वसारी कौन था, तो ये इटालियन चित्रकार था, वास्तुकार था और कला इतिहासकार भी था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1550 ईस्वी में प्रकाशित लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्प्टर एंड आर्किटेक्ट्स, मतलब कलाकारों की जीवनी का लेखक कौन है, तो बताइए। तो ये है जॉर्जियो वसारी थे। ठीक है, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट पेंटर्स, स्कल्प्टर एंड आर्किटेक्ट्स का लेखक कौन है, तो राइट आंसर क्या होगा, जॉर्जियो वसारी था। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दुनिया में कला ऐतिहासिक लेखन, आर्ट हिस्टोरिकल राइटिंग परंपरा की नींव सर्वप्रथम किसने रखी थी, सबसे पहले किसने रखी थी, तो ये थे जॉर्जियो वसारी थे। ठीक है, कला ऐतिहासिक लेखन परंपरा की नींव पूछा है, तो किसने रखी थी, ये जॉर्जियो वसारी ने रखी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिएरो डेला फ्रांसेस्का क्या है, पिएरो डेला फ्रांसेस्का किस युग का एक इटालियन चित्रकार था, तो ये था प्रारंभिक पुनर्जागरण काल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए सारे पॉइंट एक से बढ़कर एक हैं, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा और हो सके तो एक क्लास को कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा। जितनी भी थ्योरी वाला सेक्शन चल रहा है इसको कम से कम 2 से 3 बार देखिएगा, तो ये बिल्कुल से माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ना कोई पैसा है ना कोई चार्ज है, बिल्कुल फ्री है, फ्री है, फ्री है। तो सभी लोगों को जोड़ लीजिए और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो बेटा कर लो। ठीक है, कर लो, फायदे में रहोगे, क्योंकि देखिए जितना भी जो मिल रहा है बहुत सिलेक्टेड मटेरियल है, हर चीज़ एक एक, अगर एक लाइन भी लिखी है यहाँ पर तो समझ लीजिए वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मसीह का ध्वज क्या है, 1455 में 1460 में बनी थी, इसको चित्रित किसने किया है, तो इसको किया है पिएरो डेला फ्रांसेस्का। किसने किया है, पिएरो डेला फ्रांसेस्का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण कालीन वास्तुकला का पिता किसे कहते हैं, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत रट लीजिए, बिल्कुल से इस क्वेश्चन को बिल्कुल से रट लीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुनर्जागरण कालीन वास्तुकला का पिता किसको कहते हैं, तो ये कहते हैं फिलिप्पो ब्रूनलेसी को। ठीक है, किसको, फिलिप्पो ब्रूनलेसी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है वास्तुकला में रेखीय परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने वाला इतालवी वास्तुकार एवं डिजाइनर कौन था, तो ये थे फिलिप्पो ब्रूनलेसी। क्या पूछा है इसने, रेखीय परिप्रेक्ष्य की शुरुआत करने वाला इतालवी वास्तुकार एवं डिजाइनर कौन था, तो ये थे फिलिप्पो ब्रूनलेसी। ठीक है, समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ, कहीं कोई समस्या तो नहीं हो रही किसी को। आगे, वीनस का जन्म किस पुनरुत्थान चित्रकार की कृति है, किसकी है, तो ये बॉत्टिचेली की है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है सैंड्रो बॉत्टिचेली की एक पेंटिंग है यंग मैन होल्डिंग अ राउंडेल। क्या है, यंग मैन होल्डिंग अ राउंडेल, 1480 में बनती है, पॉपुलर कास्ट पर टेम्परा से। ठीक है, 28 जनवरी 2021 को सुदबी द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 21 में है, ठीक है याद रखिएगा, सुदबी द्वारा न्यूयॉर्क में एक नीलामी में कितने रुपए में बिकी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से रख लीजिए इसको, $92 मिलियन, करीब 67 अरब रुपए में। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि यंग मैन होल्डिंग अ राउंडेल, ये किसकी पेंटिंग है, सबसे पहली बात ये है बॉत्टिचेली की है। कब बनी थी, 1480 में, कास्ट पर टेम्परा माध्यम में। ठीक है, इसकी नीलामी कब हुई है, 28 जनवरी, डेट सहित याद रखिएगा इसको, 28 जनवरी 2021 को इसकी नीलामी होती है। ठीक है, और ये कितने रुपए में बिकती है, $92 मिलियन और करीब लगभग 67 अरब रुपए में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आता है पैरेगन ग्रंथ किसके द्वारा रचित है, तो ये है लियोनार्डो दा विंची। बताओ पैरेगन ग्रंथ किसके द्वारा रचित है, तो ये है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है उच्च
पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताइए। तो ये हैं रैफेल। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, पुनर्जागरण काल की बनी पेंटिंग है द स्कूल ऑफ एथेंस। चित्रकार कौन है इसके? रैफेल हैं। पूछा जाएगा द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है? तो रैफेल हैं। और इसका माध्यम क्या है, किस माध्यम में बनी है? ये बनी है फ्रेस्को माध्यम में। किस माध्यम में बनी है ये? फ्रेस्को माध्यम में बनी है। बहुत अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, आप लोग तो होशियार हैं, आप लोगों को तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोग खुद ही इतने मतलब मेच्योर हो चुके हैं कि अपना अच्छा बुरा सब कुछ सोच सकते हैं, है ना। तो एग्ज़ाम में क्या फंसने वाला है, कहाँ से क्या आने वाला है, ये आपके अंदर बहुत माइंड डेवलप हो चुका होगा आपका, है कि नहीं। हाँ, तो बहुत अच्छे से समझिएगा, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए बार बार बोल रहे हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट है तो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। आता है माइकल एंजेलो किसके समय में थी? तो ये पुनर्जागरण के समय में, ठीक है। आगे, माइकल एंजेलो का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ये 1475 में होता है। कहाँ पर? इटली के। आगे बढ़ते हैं, इसको दिखाते हैं अच्छे से। माइकल एंजेलो का जन्म कब होता है? सबसे पहली बात तो ये 1475 में होता है। कहाँ होता है? ये इटली के कैप्रेस में होता है। कहाँ पर? कैप्रेस में, ठीक है। ये पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। आगे, उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। तो कौन थी ये? माइकल एंजेलो कौन थी? ये मूर्तिकार थी, ठीक है। आगे, जूलियानो मकबरा किसकी शिल्पी है? तो ये है माइकल एंजेलो की। जूलियानो मकबरा अच्छा पहले आप ये थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको 10 क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को करके कमेंट पर बताइएगा, हम देखेंगे कि आप लोगों ने अच्छे से समझा है कि नहीं समझा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है, फ्लोरेंस के शिल्पी संघ ने बैप्टिस्ट्री के कांस्य द्वारों के लिए प्रतियोगिता कब आयोजित की थी? तो ये की थी 1401 ईस्वी में, ठीक है। आगे, माइकल एंजेलो ने किसकी कार्यशाला में शिक्षा प्राप्त की थी? तो ये घिरलैंडियो की कार्यशाला में, ठीक है। आगे, वीर नायक का आदर्श पुनरुत्थान कला में किस मूर्तिकार ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो ये थे डोनातेल्लो। किसने? डोनातेल्लो ने। आगे, माइकल एंजेलो कौन थी? तो ये मूर्तिकार थे, अभी ऊपर देख चुके हैं। आता है, माइकल एंजेलो की नारी आकृतियों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मिलती है? तो इसमें पुरुषत्व की विशेषता मिलती है। किसके? माइकल एंजेलो में, ठीक है। आगे, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित पिएटा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पिएटा किसके द्वारा निर्मित है? तो ये है माइकल एंजेलो के द्वारा। ये प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ पर संग्रह की गई है? तो ये वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में। कहाँ पर? वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में इसका संग्रह किया गया है। आगे चलते हैं। रोंदनी पिएटा कब बनी है? 1552 से 1564 ईस्वी में। कैसे बनी है? संगमरमर में। कितनी ऊंची है? ये 195 सेंटीमीटर ऊंची है। और संग्रह कहाँ किया गया है? संग्रह किया गया है कैस्टेलो स्फॉर्जेस्को मिलान में। कहाँ पर? कैस्टेलो स्फॉर्जेस्को मिलान में। और इस मूर्ति को बनाया किसने? बहुत पूछा जाता है। माइकल एंजेलो ने। रोंदनी पिएटा किसने बनाया है? माइकल एंजेलो ने। किसमें? संगमरमर में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 195 सेंटीमीटर ऊंची है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति डेविड 1501 से 1504 के बीच में बनी है। इसका माध्यम क्या है? माध्यम है करारा मार्बल। क्या है माध्यम इसका? करारा मार्बल है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए चित्र बना है, देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है चित्र। इस चित्र में क्या है? देखिए माइकल एंजेलो का बना हुआ है पिएटा, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ पिएटा है। और किस में बना है ये? करारा मार्बल में बना है। और संग्रह कहाँ है? अभी देख चुके हैं हम, वेटिकन सिटी में है। आगे चलते हैं। आगे आता है, 3 पॉइंट रखिए। चलिए, माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति कौन सी? डेविड की कुल ऊंचाई कितनी है? सबसे पहली बात, डेविड किसने बनाई है? माइकल एंजेलो ने। और इसकी ऊंचाई पूछे अगर तो 17 फीट मतलब 5.17 मीटर, ठीक है। आगे,
माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति कहाँ पर रखी गई है? ये रखी गई है एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट फ्लोरेंस में। कहाँ पर? फ्लोरेंस में रखी गई है। चलिए, सभी लोग टाइम से आया करिए, ठीक है। सुबह 8 बजे, देखिए हम आपको टाइम बता देते हैं, आप लोगों को शायद टाइम नहीं है पता कंप्लीटली। सुबह 8 बजे होती है एक हमारी क्लास जो कि अभी चल रही है, और शाम को 7 बजे एक क्लास होती है। सुबह थ्योरी वाला सेक्शन होता है, शाम को प्रैक्टिस सेट हम करवाते हैं कंप्लीटली वाला, ठीक है। शाम को चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट चल रहा है और सुबह थ्योरी वाला सेक्शन होता है, ठीक है। तो आप आगे चलते हैं। तो आप लोग सभी लोग जुड़ जाया करिए, ठीक है, टाइम से जुड़ जाया करिए, और शाम को भी सुबह भी, ठीक है। आगे चलते हैं। पॉप जूलियस द्वितीय का मकबरा कहाँ, मतलब किसने बनवाया है? ये बनवाया है माइकल एंजेलो ने। किसने बनवाया है? माइकल एंजेलो ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इतालवी उच्च पुनर्जागरण कलाकार माइकल एंजेलो बुआनोरोटी की संगमरमर मूर्ति कौन सी है? मोसेस। कब बनती है? 1513 से 1515 ईस्वी में। ये सुरक्षित कहाँ की गई है? तो ये सैन पिएत्रो इन विनकॉली, रोम, इटली में। इतना याद रखिए, कहाँ पर सुरक्षित है? रोम, इटली में, ठीक है। ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। आगे, वर्ष 1513 से 1516 ईस्वी के मध्य संगमरमर की 2.15 मीटर मतलब 7 फुट 4 इंच ऊंची माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित मूर्ति मरते हुए दास मतलब डाइंग स्लैब, ये कहाँ सुरक्षित है? तो ये है लूव्र, पेरिस में। कहाँ पर सुरक्षित है? ये लूव्र म्यूजियम, पेरिस में, ठीक है। आगे दिया है एग्नी एंड एक्सटेसी। क्या है? एग्नी एंड एक्सटेसी 1965 में बनी है। इस फिल्म का मतलब किस चित्रकार की कहानी है? इस फिल्म में किसकी कहानी दिखाई गई है? इसमें माइकल एंजेलो की कहानी दिखाई गई। किसी ने देखी है क्या भाई? ये एग्नी एंड एक्सटेसी किसी ने देखी है? बताइए। चलिए, पुनरुत्थान काल में पॉइंट दिया है। पुनरुत्थान काल में इटली के किस मूर्ति शिल्पी ने कॉपर स्मेल्टिंग प्रोसेस से ढलाई की थी? किसने की थी? डोनातेल्लो ने। किसने? डोनातेल्लो ने की थी। आगे, डेविड के मूर्तिकार कौन है? ये हैं डोनातेल्लो, परंतु माइकल एंजेलो की डेविड मूर्ति सर्वाधिक प्रसिद्ध है। किसकी प्रसिद्ध है सबसे ज्यादा? माइकल एंजेलो की, लेकिन बनाया किसने भी है? डोनातेल्लो ने, ठीक है। याद रखिएगा, दोनों की याद रखिएगा। आगे आता है, बालों के चित्रण के लिए कौन सा कलाकार विशेष प्रसिद्ध है? तो ये है ड्यूरर। बालों के लिए कौन फेमस है? ये है ड्यूरर, बहुत है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है द ग्रेट ट्रिफलकार किसकी कृति है? ये ड्यूरर की है। लव्स ऑफ जुपिटर किस चित्रकार की रचना है? ये है कैरावेच्चियो की। फिर आगे बढ़ते हैं। सैक्रेड एंड प्रोफेन लव किसने चित्रित किया है? ये किया है टिशियन ने, ठीक है। फिर आता है टिशियन द्वारा चित्रित सैक्रेड एंड प्रोफेन लव। पूछा जाएगा सैक्रेड एंड प्रोफेन लव किसकी है? तो ये टिशियन की है। सुरक्षित कहाँ पर है? बर्गेस गैलरी, रोम में। रोम में ये सुरक्षित है, याद रखिएगा। आगे, सिस्टाइन चैपल वेटिकन सिटी पर है, और ये कब बनी है? 1505 से 1512 ईस्वी के मध्य बनाई गई है। कौन सी तकनीक में? फ्रेस्को भित्ति चित्र में बना है, ठीक है। और इसके कलाकार कौन है? ये हैं माइकल एंजेलो, याद रखना है आपको, ठीक है। आगे, रैफेल द्वारा चित्रित सिस्टाइन मैडोना। सिस्टाइन मैडोना किसकी है? रैफेल की है। और ये है क्या? ये एक वेदी चित्र है, एल्टर पीस है, ठीक है। आगे, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? डिवाइन पेंटर किसको कहते हैं? डिवाइन पेंटर कहते हैं रैफेल को। आगे, उच्च पुनर्जागरण काल के चित्रकार का नाम बताना है, तो ये हैं रैफेल हैं।
स्कूल ऑफ एथेंस और सिस्टाइन मैडोना किस चित्रकार की कृतियां हैं? तो ये रैफेल की हैं। ऊपर भी देखा है हमने, स्कूल ऑफ एथेंस याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर पुनरुत्थान काल में वेनिस का राफेल किस कलाकार को कहा जाता है? ये कहते हैं पाओलो वेरोनीस को। पाओलो वेरोनीस को क्या कहते हैं? वेनिस का राफेल कहा जाता है। या ठीक है, आगे। शैलखंडों की कुमारी वर्जिन ऑफ द रॉक्स अभी ऊपर देख चुके हैं, किस कलाकार की कृति है? ये है लियोनार्डो दा विंची की है। आगे आगे बढ़ते हैं। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ऑयल ऑन वुडन पैनल नामक दो मौलिक संस्करण जिसके चित्रकार लियोनार्डो हैं, ये वर्तमान में सुरक्षित कहाँ हैं? कहाँ संग्रह है इसका? तो ये लूव्र संग्रहालय पेरिस और नेशनल गैलरी लंदन दोनों जगह पर रखी है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझते जाइएगा। आगे चलते हैं। आगे आता है प्रसिद्ध जर्मन प्रिंट मेकर ड्यूरर द्वारा, ड्यूरर कहाँ के हैं? जर्मन प्रिंट मेकर हैं, याद रखिएगा। इनके द्वारा निर्मित है द लाइफ ऑफ वर्जिन। ये कैसी श्रृंखला है? ये 19 चित्रों की श्रृंखला है। ठीक है, इसमें 19 चित्र दर्शाए हैं। और कैसी है ये? है क्या? ये एक वुड कट है। ठीक है, आगे। द एडोरेशन ऑफ मगी, लकड़ी पर ये बना है तेल चित्र से। और किसका ये आरंभिक चित्र है? ये है लियोनार्डो दा विंची का। अंतिम भोज द लास्ट सपर किस चित्रकार की रचना है? तो बहुत पूछा जाता है ये है लियोनार्डो दा विंची की है। आगे, इतालवी चित्रकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई प्रसिद्ध पेंटिंग द लास्ट सपर कब बनी है? बहुत पूछा जाता है। 15वीं शताब्दी में बनी है। क्या? द लास्ट सपर 15वीं शताब्दी में है। और ये कहाँ पर रखी है? ये मिलान शहर के सांता मारिया डेल ग्राजी चर्च में। कहाँ पर? मिलान शहर के सांता मारिया डेल ग्राजी चर्च में। समझ लिया? आगे बढ़ते हैं। बड़ा भाग्य निमेसिस किसकी कृति है? ये है अल्बर्ट ड्यूरर की। फिर पूछा जाता है तैल चित्रण का आविष्कार किसने किया है? ये फ्लीमिश कलाकार जॉन वॉन आइक और ह्यूबर्ट वॉन आइक ने। किसने किया है? देख लीजिए, आगे चलते हैं। जॉन वॉन आइक का सबसे प्रसिद्ध चित्र है द अर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट। क्या है? द अर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट कब बना है? 1934 ईस्वी में ऑयल ऑन ओक में बना है। और ये संग्रह कहाँ पर किया गया है? ये लंदन में किया गया है संग्रह इसका। ठीक है, और ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये परिणय शपथ को प्रतिनिधित्व करता है। आगे, पुनरुत्थान काल का वह चित्रकार जो ईसा की सूली का चित्र बनाते समय निरंतर रोता ही रहता था, बताइए। तो ये है फ्रांसिस एंजेल्को। कौन है ये? फ्रांसिस एंजेल्को हैं, जो मतलब ईसा की वसूली का जो चित्र है वो बनाते हुए रोने लगते थे। ठीक है, आगे दिया है वेनिस की कला में तेल माध्यम को प्रचारित करने वाला चित्रकार कौन है? तेल माध्यम का प्रचार किसने किया था? ये एंटोनेल्लो द मस्सीना ने। किसने? एंटोनेल्लो द मस्सीना ने तेल माध्यम को प्रचारित किया था। ठीक है, वेनिस की आर्ट में। आगे, किस चित्रकार के चित्रों में या तो संगीत संबंधी विषयों का चित्रण हुआ है या वे संगीत के समान मना स्थिति उत्पन्न करते हैं? कुल मिला के संगीत के बारे में है। तो क्या है? वेनिस के पुनरुत्थान कालीन चित्रकार कौन है? ये जॉर्जियन के चित्रों में। किसके चित्रों में मिलता है? ये जॉर्जियन के चित्रों में संगीत का माध्यम मिलता है। आगे, छाया प्रकाश का प्रयोग करते हुए काष्ठ मुद्रण करने वाला पुनरुत्थान कालीन प्रथम चित्रकार कौन था? ये थे पार्मिजियानो। कौन है? पार्मिजियानो। ठीक है, आगे, मृत्यु संबंधी चित्रमालाओं की रचना किस कलाकार ने किया है? तो किसने किया है? हांस हॉलबिन कनेस्ट ने। किसने किया है? हांस हॉलबिन कनेस्ट ने किया है। आगे चलें, चलिए। मृत्यु का नाच और मृत्यु का काखा
शीर्षक से चित्रमालाओं को किसने तैयार किया है? तो किया है हांस हॉलबिन कनेस्ट ने। किसने? हांस हॉलबिन कनेस्ट ने किया है। आगे, रेनेसां चित्रकार कौन थे? छापाकार थे। कौन? ये ड्यूरर। कौन? ड्यूरर थे। ठीक है। आगे, अल्ब्रेक्ट ड्यूरर के सबसे प्रसिद्ध कास्ट उत्कीर्णों में श्रृंखला का नाम क्या था? ये था एपोक्लैप्स। क्या नाम था? एपोक्लैप्स। किसके? अल्ब्रेक्ट ड्यूरर के प्रसिद्ध कास्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं। ड्यूरर को श्रेष्ठ रंग साज मतलब कलरिस्ट किन चित्रों ने सिद्ध किया था? तो ये किया था गुलाब के हारों वाली मैडोना ने और चिकित्सकों के मध्य ईसा ने। आगे, आदम हव्वा के चित्रों में अल्हड़ नव युवती के समान हव्वा का अंकन किस जर्मन चित्रकार ने किया है? ये किया है लूका क्रैनिक ने। किसने किया है? लूका क्रैनिक ने। ठीक है, आगे चलते हैं। कला के विज्ञान का सम्राट किस कलाकार को कहा जाता है? कहते हैं पिएरा डेला फ्रांसेस्का को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी भी कलाकार के आत्मचरित्र ऑटोबायोग्राफी की सर्वप्रथम पांडुलिपि यूरोप में कहाँ पर मिलती है? तो ये फ्लोरेंस निवासी शिल्पी लॉरेंज घिबर्ती द्वारा लिखित आत्मचरित्र है। ठीक है, आगे चलते हैं। बरोक कला का पिता किसे कहते हैं? बहुत पूछा जाने वाला है। ये कहते हैं माइकल एंजेलो को। माइकल एंजेलो को क्या कहते हैं? बरोक कला का पिता कहते हैं। आगे, पुनरुत्थान काल में दृश्य चित्रण का पिता किसे कहते हैं? तो ये नीदरलैंड के कलाकार जोसेम पैटनीर को कहते हैं। किसको कहते हैं? नीदरलैंड के कलाकार जोसेम पैटनीर को कहते हैं। फिर पूछा जाता है किस कलाकार के चित्र में युवा लियोनार्डो ने दूत तथा पृष्ठभूमि का अंकन किया था? ये है वेरेचियो के ईसा का बमस्तिमा। ठीक है, आगे, रेप ऑफ यूरोपा क्या है? रेप ऑफ यूरोपा चित्रकार कौन है इसका? तो इसका चित्रकार है टिशियन है। कौन है ये? टिशियन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी को तिसियन भी बोल देते हैं, टिशियन भी, क्योंकि अब अजीब से तो नाम है इनके। आगे, वीनस ऑफ उर्बाइनो का चित्रकार कौन था? ये थे टिशियन। आगे, सेक्रेड एंड प्रोफेन लव शीर्षक से एक फिल्म किसके द्वारा निर्देशित की गई है? तो ये की गई है विलियम डेसमंड टेलर के द्वारा। समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छे से समझिएगा। विलियम डेसमंड टेलर के द्वारा एक फिल्म का मतलब निर्देशित किया गया है। कौन है वो फिल्म? सेक्रेड एंड प्रोफेन लव। ठीक है, आगे, सैंड्रो बॉत्तिचेली प्रसिद्ध कलाकार कौन था? ये कहाँ का था? ये इटली का था। द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोपोर्शन ग्रंथ किसने लिखा है? ये लिखा है अल्बर्ट ड्यूरर ने। किसने लिखा है इसको? अल्बर्ट ड्यूरर ने। आगे चलते हैं। नाइट तथा डेथ एंड द डेविल किसकी पेंटिंग है? ये है ड्यूरर की। पेरिस का निर्णय का कलाकार कौन है? ये रूबेंस है। स्नानार्थी किसकी कलाकृति है? ये है माइकल एंजेलो की। इटली के वयोवृद्ध कलाचार्य कौन हैं? ये टिशियन है, अभी ऊपर देख चुके हैं। माइकल एंजेलो की 12 संतों की मूर्तियां कहाँ पर हैं? 12 संतों की मूर्तियां ये सेंट पीटर्स गिरजा में है। कहाँ पर है? सेंट पीटर्स गिरजा में। आगे चलते हैं। अ स्कल्पचर हु पेंटेड क्या है? अ स्कल्पचर हु पेंटेड किसे कहा जाता है? ये कहते हैं माइकल एंजेलो। ठीक है, आगे, द लाइफ ऑफ वर्जिन तथा कोट ऑफ आर्म्स किसका प्रसिद्ध चित्र है? ये है ड्यूरर का। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 1471 ईस्वी में। कब होता है? 1471 में। अल्बर्ट ड्यूरर किस देश का कलाकार था? ये जर्मनी का कलाकार था। आगे चलते हैं।
1503 से 1506 ईस्वी के मध्य 77 सेंटीमीटर बाई 53 सेंटीमीटर आकार के पॉपुलर लकड़ी के पैनल पर तैल रंग से निर्मित विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? ये मोनालिसा के चित्रकार। ये बहुत पूछा जाने वाला है, इसको बहुत अच्छे से। कब निर्मित हुआ है? 1503 से 1506 के मध्य हुआ है। कैसा है? 77 बाई 53 का है, ठीक है। और वैसे इंच में देखें तो 30 बाई 21 का है। इंच में देखें 30 बाई 21 का है, और वैसे देखें 77 बाई 53 का है, ठीक है। और क्या बनाया है? ये लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है, ठीक है, मोनालिसा। आगे, नारी जाति की रहस्यमयी पहेली किसे कहा जाता है? मोनालिसा को। बहुत पूछा जाने वाले हैं ये, ठीक है, याद रखिएगा। मोनालिसा किस देश के कलाकार की कृति है? तो ये कहाँ के थे लियोनार्डो दा विंची? ये इटली के थे। मोनालिसा का संग्रह कहाँ किया है? तो ये लूव्र म्यूजियम, पेरिस, फ्रांस में। आगे देखते हैं। मोनालिसा चित्र की पृष्ठभूमि में क्या दर्शाया गया है? इसमें दृश्य चित्र दिखाया गया है। लियोनार्डो का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? ये 1492 में हुआ था। और इनके शिक्षक कौन थे? बहुत पूछे जाने वाले हैं, ये हैं वेरोशियो हैं। लियोनार्डो दा विंची का सर्वप्रथम उत्कृष्ट चित्र कौन है? ये है वर्जिन ऑफ द रॉक्स है। सबसे पहला चित्र कौन है? ये है वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को? आगे चलते हैं। किस पुनर्जागरण कालीन चित्रकार ने विट्रूवियन फॉर्म का आविष्कार किया है? ये किया है लियोनार्डो दा विंची ने, ठीक है। आगे, लियोनार्डो दा विंची ने चित्रकला की अपनी तकनीक में रेखाओं को धुंधला किया है, ठीक है। होली फैमिली पेंटिंग का चित्रकार कौन है? ये है माइकल एंजेलो, जिसने शाम वाली जो प्रैक्टिस सेट हम करवाते हैं उसमें अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा कंप्लीटली शुरू से लेकर लास्ट तक, हमारी मतलब अभी तक लगभग 50 क्लासें कंप्लीटली हो चुकी हैं प्रैक्टिस सेट वाली, शाम को जो होती हैं 7 बजे। उसको जिसने कंप्लीटली पढ़ा होगा उसमें से एक क्वेश्चन आपको ये वाला देखने को मिला होगा, ये वाला क्वेश्चन। लियोनार्डो दा विंची ने चित्रकार की अपनी तकनीक में क्या किया है? 4 ऑप्शन दिए थे, उनमें से सही क्या था? रेखाओं को धुंधला किया है ना। तो देखिए प्रैक्टिस सेट और साथ में ये थ्योरी जितना भी, देखिए मुश्किल से हमारी 2 क्लास तो होती हैं, एक सुबह 8 बजे, एक शाम को 7 बजे। तो 8 बजे वाली भी देखा करिए, शाम को 7 बजे वाली, दोनों बिल्कुल से ना च्यवनप्राश हैं आपके लिए। सच में अगर आपको ताकत चाहिए ना तो बस ये दोनों च्यवनप्राश सुबह और शाम लेते रहिए। सच में दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने ये दोनों च्यवनप्राश खा लिए ना, तो सच में कोचिंग की तो कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि कोचिंग जैसा ही सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल से कोचिंग जैसा ही चल रहा है। हर एक पॉइंट क्लियर किया जाता है, हर एक पॉइंट क्लियर किया जाता है, और सारा मतलब क्या ही बताएं आप, कोचिंग ठीक है, अपने हिसाब से कर लीजिए आप लोग। आगे चलते हैं। द लास्ट जजमेंट के चित्रकार का नाम क्या है? कौन है ये? माइकल एंजेलो हैं। एटॉम्बमेंट कब बनी है? 1501 ईस्वी में। कैसे? टेम्परा ऑन पैनल माध्यम से। इसका चित्र क्या है? माइकल एंजेलो है, ठीक है। क्या है? माइकल एंजेलो है। आगे आता है, वेटिकन सिटी के सिस्टाइन चैपल की छत पर क्या? आदम की उत्पत्ति, द क्रिएशन ऑफ आदम नामक फ्रेस्को भित्ति चित्र किसने बनाया है? ये बनाए हैं भाई साहब माइकल एंजेलो ने। आगे, मिलान के सांता मारिया उपासना गृह में ईसा का अंतिम भोज क्या है? ईसा का अंतिम भोज नामक फ्रेस्को भित्ति चित्र किसने बनाया है? तो बनाया है लियोनार्डो दा विंची ने। किसने बनाया है? लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है, ठीक है। आगे, लीडा और हंस तथा मैडोना व शिशु ईसा किसका मतलब रंगीन है, कलर है? ये है लियोनार्डो दा विंची का है। किसका है ये? लियोनार्डो दा विंची का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस ऑयल पेंटिंग को एंड्रिया डेल वेरोसियो तथा लियोनार्डो दा विंची ने मिलकर बनाया था? किसने बनाया था? मतलब दोनों लोगों ने मिलकर क्या? बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट। क्या बनाया था दोनों ने मिलकर? बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट बनाया था, ठीक है। आज का हमारा जो अंतिम पॉइंट है ये है कालक्रम, सही क्रम में चित्रों का चयन। मतलब कि जैसे आप लोगों से क्वेश्चन दे देता है कि कालक्रम में आप लोग लगा के बताइए,
कालक्रम में आप लोग लगा के बताइए और आप लोग वहीं पर फंस जाते हैं। तो मैं आज क्या किए हूँ कि जो मतलब कालक्रम में हैं उन्हीं को मैं लेके आई हूँ। जैसे बैप्टिज्म ऑफ क्राइस्ट कब बनी, 1475 ईस्वी में। फिर द एडोरेशन ऑफ मेजाई कब, 1481 ईस्वी में बनी है। फिर आता है द लास्ट सपर, क्या है, द लास्ट सपर कब बनी है, 1495 से 98 में। मोनालिसा 1503 से लेकर 1506। ये कालक्रम में लगी हुई है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। सारा कुछ मैंने आज जो मतलब जो भी पॉइंट बन सकते थे मैंने आज की क्लास में पुनरुत्थान कालीन कला से कंप्लीटली पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। और इसके अलावा जो भी पॉइंट छूट रहे होंगे तो मैं कल क्वेश्चंस मतलब प्रैक्टिस सेट करवा दूंगी, तो वहाँ से आपका जो भी छूट रहा होगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने शुरुआत में ही बता दिया था कि आज हम केवल थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी ही इतना ज़्यादा पोर्शन है इसमें कि उसको समझने के लिए आपका फ्री माइंड होना बहुत ज़रूरी है। अगर साथ में प्रैक्टिस सेट लगा देंगे तो वो ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी और आप लोग भी ऊब जाएंगे। इसलिए आज आपने थ्योरी बहुत अच्छे से इत्मीनान से पढ़ ली है। अब इसके जो क्वेश्चंस होंगे कल हम आपको कंप्लीटली करवा देंगे। इसमें लगभग 70 से 75 शायद क्वेश्चन हैं, तो कल हम इसको कंप्लीट कर देंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास कैसी लग रही है सभी को, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है? इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग खुद बताइए, इम्पॉर्टेंट है क्लास की नहीं है? चलिए तो फिर मिलते हैं शाम को 7 बजे। और हाँ, एक बात आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए कि देखिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो थोड़ा सा लाइक शेयर और सब्सक्राइब वगैरह आप लोग खुद अपने मन से कर लिया करिए, क्योंकि मुझे कहने में सच में बुरा लगता है। मुझे कहने में ना बहुत अजीब सा लगता है कहने में कि यार क्या कहूँ मैं खुद इतनी मेहनत कर रही हूँ कि आप लोगों को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है ना। हाँ, तो आप लोग अपने मन से कर लिया करिए, ठीक है। मुझे कहने में सच में शर्म आती है, मुझे एक तरह से कहा जाए तो, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शाम को 7 बजे। सभी लोग मिलिएगा शाम को, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, जय श्री राम। ठीक है, बाय बाय।